हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कमल। तो ये वीडियो आप सबको पता चल ही गया होगा कि किसके लिए है। टाइटल से पता चल गया होगा कि ये है मेरे थर्ड रूट, मतलब इनडायरेक्ट रूट से जिससे मैं इंडिया टू कनाडा पहुंची हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ के साथ जो जो चीज़ें मेरे माइंड में आएंगी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। कुछ मैं नोट डाउन किए हैं वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगी। एंड बस वीडियो देखते देखते लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लिए। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले ये था कि मेरा वीज़ा आ चुका था और मैं बैन एक्सटेंड हो रहे थे। मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। और अब मेरे लिए जब लास्ट हुआ था कि 31 तक जो हमारी फ्लाइट एक्सटेंड हो गई थी और मेरी जो टिकट थी वो 7 सितंबर की हो गई थी। तो गाइज, इतनी लेट जब मेरी टिकट हुई तो मैंने रिस्क नहीं लेना चाहा कि मुझे हर हाल में पहुंचना था जैसे मर्जी। गाइज, मेरे जो एजेंट थे उनकी कॉल मुझे आई थी 16 जून को, अप्रॉक्सीमेट दोपहर के 1 डेढ़ के बीच में, कि आपकी जो फ्लाइट है उसकी वो टिकट जो आके एक्सटेंड होकर हो गई है वो 7 सितंबर है। तो हमारा सीरियसली मन इतना दुखी हुआ था क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा मेडिकल था एक्सपायर हो जाना था। तो लेकिन उस टाइम पे हम लोग वैसे भी डिस्कस कर ही रहे थे, मैं और मेरी फैमिली मिलकर, कि हम देख लेते हैं, थर्ड रूट थ्रू चले जाते हैं क्योंकि बहुत दुनिया जा ही रही है, बहुत स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसका कॉल आया एजेंट का तो डेफिनेटली हमारे माइंड में आ गया कि जो मर्जी हो जाए अभी निकलना पड़ेगा, निकलने का टाइम आ गया है, अभी सोचना नहीं है। तो 1:30-2 बजे तक हमने सब कुछ मैंने देखा। वीडियो से मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि कौन कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो सडनली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें था वो बंदा नेक्स्ट डे की फ्लाइट लेकर चला गया बाय सर्बिया। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना था। तो मैंने पहले तो एक दो एजेंट्स के बारे में पूछा भी था। वो बोल रहे थे सोच समझ के बताएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और बोला था रिस्क फिर भी आपका है। तो मैंने कहा अगर रिस्क मेरा अपना है तो मैं इतना टाइम वेट ही क्यों करूँ, अगर रिस्क है ही तो ले लेती हूँ, बात खत्म। तो मुझे एजेंट्स जो थे, मैंने उनको बोला कि मुझे कल ही निकलना है, नेक्स्ट डे की फ्लाइट चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि 2 लाख की टिकट सिर्फ और सिर्फ आपको सर्बिया तक की मिलेगी। तो मुझे सुनकर एक बार तो मतलब दिमाग खराब हो गया कि ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी हम सब इन्वेस्ट कर चुके हैं बहुत चीज़ों में। तो फिर मुझे था कि नहीं, ऐसा नहीं, चलो खुद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद मैं सब कुछ देखती रही, देखती कितनी फ्लाइट है, कहाँ से कहाँ जाना है, सब कुछ मैं देखती रही। तो फाइनली शाम को 5 बजे हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 16 जून को 5 बजे शाम को। तो मैंने जैसे ही डिसीजन ले लिया, हमने फ्लाइट्स देखनी शुरू की। सबसे पहले मैंने देखा कि या इंडिया टू सर्बिया जब जाना है तो क्या कोई, जितनी भी कंट्रीज में जा रही हूँ, क्या वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत है? नो गाइज, मेरा कोई वीज़ा नहीं था। मैंने क्या किया, फ़्लाइट बुक की। मेरी जो फ़्लाइट थी, एयरलाइन थी, वो थी कतर एयरलाइन। मैंने कतर एयरलाइन बुक की। दिल्ली टू दोहा, दोहा टू ग्रीस, ग्रीस टू सर्बिया। ठीक है। आई नो कि गाइस थोड़ा लेओवर ज़्यादा था, थोड़ी फ्लाइट्स ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें सबसे चीपेस्ट यही पड़ रहा था इस टाइम पे। मैंने नेक्स्ट डे की ही फ़्लाइट करवाई थी, 18 की। तो 18 की मेरी फ्लाइट थी मॉर्निंग 3:30 पे। हाँ, शाम मतलब अर्ली मॉर्निंग की जो मेरी फ्लाइट थी 18 जून की। तो ये टिकट मुझे सिर्फ और सिर्फ 44,000 की पड़ी, जो सबसे चीपेस्ट थी। अदरवाइज काफ़ी लोग मुझे मिले भी थे या और गए भी हैं, उनको ना 60,000 50,000 तक की टिकट थी। तो मेरी टिकट सबसे चीप यही पड़ रही थी। लोग लुफ्तांजा एयरलाइन से जा रहे हैं, उनका रूट कुछ थोड़ा अलग है। उनका फ्रैंकफर्ट से है, किसी लोगों का, और कुछ लोगों का दोहा से डायरेक्ट सर्बिया का था। बट ये था कि हाँ, मेरा लेओवर ज़्यादा था और मेरी एक ग्रीस वाला जो कंट्री थी वो एक ज़्यादा थी। अदरवाइज मेरा चीपेस्ट था और बेस्ट रहा यहाँ तक आने का। राइट नाउ आई एम इन द सर्बिया। तो ये सर्बिया का मेरा होटल है, यहाँ से मैं शूट कर रही हूँ। और जब तक आप सबके पास वीडियो पहुँचेगी तब तक मैं कनाडा में होंगी। तो ये था मेरी इसकी टिकट मैंने कतर एयरलाइन से ही, इनकी अपनी वेबसाइट से ही बुक की थी, डायरेक्ट किसी थर्ड, मतलब फ्लिपकार्ट या किसी थर्ड वेबसाइट से नहीं की, डायरेक्ट इनकी अपनी वेबसाइट से की। उसकी और ये रिफंडेबल थी, पार्शली रिफंडेबल थी, कि इसमें कुछ वैल्यू डिटेक्ट होके मुझे पैसे वापस मिल जाने थे। और प्लस अगर
किसी वजह से मतलब मुझे पॉजिटिव आ जाती हूँ या कुछ भी लाइक है ना, तो मुझे इसको रीस्केड्यूल करना था बिना किसी कैंसलेशन चार्जेस के, बिना किसी चीज़ के। मैं इसकी डेट जो थी आगे कर सकती थी, इसका मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ने थे, तो ये भी मेरे लिए बेस्ट था। तो फिर ये मैंने लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा यहाँ के लिए होटल्स में कितने दिन रहना है। तो मैंने जो वीडियो देखा था उसमें दो चीज़ें थी। मोस्ट ऑफ लोग 2 दिन रहते हैं सिर्फ सर्बिया में, और एक वीडियो में मैंने देखा था कि टर्मिनल 2 में हम उतरते हैं, टर्मिनल 1 जो है वहाँ पे बोल रहे थे कि वहीं पे कोरोना जो टेस्ट है वो होता है और 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। आप वहीं पे एयरपोर्ट पे 4-5 घंटे रुक के और नेक्स्ट शाम की फ़्लाइट ले सकते हो। तो लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि मुझे था कि जब तक खुद बंदा वो चीज़ फेस ना कर ले तो मैं ऐसे यकीन नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने 3 दिन का स्टे यहाँ पे लिया। 3 नाइट्स का जो स्टे था मेरा, मैंने यहाँ पे लिया। होटल मैंने बुक किया था booking.com से। उस ये लिंक्स जितने भी हैं मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी गाइज, आप टेंशन मत लेना, प्राइस के साथ बता दूंगी सब कुछ। और उस होटल से मैंने फिर सर्च किया चीपेस्ट होटल, क्योंकि और जो नियर बाय भी हो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट से, मुझे इजी भी पड़े आना जाना और चीपेस्ट भी हो गाइज, क्योंकि मेरा मेन फोकस था जल्दी पहुंचना विद इन 1,120,000, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं था। तो ये मैं फर्स्ट मेरी ही वीडियो होगी अभी तक की जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं सबसे कम पैसों में और बहुत जल्दी टाइम में पहुँच गई हूँ। तो गाइज ये वीडियो इसलिए आपके सबके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि हर कोई बंदा चाहता है कि जितना सस्ते से सस्ता हो पाए वही करे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सब लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो फिर बात करते हैं होटल की। होटल जब मैंने देखा 2-3 आए थे, तो मेरा होटल का नाम है ट्यूलिप इन, जो प्रॉपर सिटी में है और एयरपोर्ट से टोटल 14 किलोमीटर पे है। और 10 मिनट लगे थे मुझे होटल से यहाँ आने के लिए। और मैंने फ़ोन वाला इस booking.com से क्या होता है कि जिस होटल को आप बुक करते हो उसको कंफर्मेशन होने के बाद आप चैट कर सकते हो, तो कि कैसे आना है, कब मैं पहुँचूँ, कब आप क्या मेरे लिए आप कैब बुक कर सकते हो, क्या मेरे लिए टेस्ट बुक कर सकते हो कोविड का। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, आप चैट का ऑप्शन है कभी भी, और साथ ही के साथ आपको इनका रिप्लाई है जो आ जाता है। तो मैं होटल की सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। होटल का जो चार्जेस हैं गाइस, इंडिया के हिसाब से बता रही हूँ, इंडिया के जो हैं 3 नाइट्स का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और ये क्या बोलते हैं वाईफाई फुली है, सब कुछ अच्छा था। 15,000 है मेरा टोटल 3 रात का। 15,000 कॉस्ट पड़ी है, जो सबसे सही था। मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कहीं मिल सकता था। इंडिया में भी इससे मतलब महंगे ही पड़ते हैं सब कुछ, तो ये तो फिर एक इंटरनेशनल कंट्री है गाइस, तो यहाँ पे तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि 15,000 में ऑल सॉर्टेड गुड। तो ये हो गया उसका प्राइस, और इंक्लूडेड चीज़ें मैंने आपको बता दी, ब्रेकफास्ट। और एक चीज़ और बता दो ब्रेकफास्ट के लिए, एंड गाइस जो तो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन जो कुछ मेरे जैसे हैं जो सिर्फ वेज खाते हैं या वेज मतलब है ना, तो उनके लिए ऑप्शंस बहुत कम है गाइस। यहाँ पे आपको वेज में सिर्फ और सिर्फ सैलड मिलेगा और कुछ फ्रूट्स हैं और ऑरेंज जूस मिल जाएगा, कॉफ़ी एंड टी है, बस इसके बिना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि इसने कुछ खाया नहीं, तो स्टाफ इतना अच्छा था, उन्होंने क्या बोला कि मेरे को आप बता दीजिए आप क्या खाओगे, तो अगर बन पाया तो हम बना देंगे। इवन उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे कैसे करके मेरा समझ लिया, मेरी लैंग्वेज, मेरी साइन लैंग्वेज को जैसे भी है ना, काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने फिर उनको बताया कि ग्रिल सैंडविच बना दो, तो उनको पता नहीं था सैंडविच के बारे में। तो फिर मैंने उनको बताया कि ब्रेड लेकर आप उसके अंदर स्टफिंग करके मुझे दे दीजिए, तो बहुत ही प्यारा सा ग्रिल सैंडविच बना के, सॉरी वेज सैंडविच बनाकर मेरे लिए ले आए, काफ़ी अच्छा था। ये है वो सैंडविच। तो गाइज तो ऐसा नहीं है कि अगर नॉन वेज है तो आपको कुछ मिल नहीं सकता, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो प्रोवाइड करवा देंगे आप सबको। तो ये था होटल के बाद ब्रेकफास्ट का। उसके बाद फिर हमारे लिए मेन टारगेट था कि जहाँ पे भी जाना है वहाँ की करेंसी का पता करना, क्योंकि रास्ते पे भी हमें होता है कि एयरपोर्ट पे, क्योंकि लेओवर्स ज़्यादा रहते हैं तो मुझे भूख लगती है, तो क्या खाना, तो क्या क्या करेंसी चाहिए थी। अगर मैं लेओवर की बात करूँ गाइस, यहाँ पे मेरे टिकट्स हैं, तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले मेरी जो फ्लाइट थी वो थी सबसे पहले दिल्ली से 18 जून की 3:25 तक, दिल्ली से एयरपोर्ट से अर्ली मॉर्निंग की, वो सीधी जानी थी दोहा। दोहा में गई, और जो एयरलाइन का टाइम था, मतलब प्लेन का टाइम कितना था, 4 घंटे 5 मिनट, मतलब 4 घंटे 5 मिनट
तक मैंने फ्लाई किया। उसके बाद मैं दोहा में पहुंची। दोहा में पहुंचने के बाद जो मेरा लेओवर था वहाँ पे, वो था 2 घंटे 35 मिनट। वो तो बड़ी जल्दी मतलब निकल गए थे, वो ज़्यादा नहीं था। 2 घंटे तो इतनी जल्दी हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता वहाँ पे। और वहाँ पे पूरी स्क्रीन्स लगी होती है, आप देख सकते हो कि आपका गेट कहाँ पे, आपने सिर्फ आपके बोर्डिंग पास पे सब कुछ लिखा होता है, तो आप वो सब चीज़ें लेकर हर गेट के हिसाब से अपनी अपनी जगह पे जा सकते हो। उसके बाद जब दोहा से डायरेक्ट मुझे जाना था ग्रीस एयरपोर्ट पे। जो फ्लाइट का टाइम था वो था 4 घंटे 45 मिनट का, और वो भी सही निकल गया। वहाँ पे जो लेओवर था गाइस, वो सबसे ज़्यादा लंबा था। वो लेओवर था 6 घंटे 45 मिनट का, ऑलमोस्ट 7 आवर्स का लेओवर था। लेकिन सही था वहाँ पे, मतलब अच्छा था, काउच वगैरह लगे थे, मैंने रेस्ट कर लिया, मैं सो गई थी तो थोड़ा बहुत सही फील हो रहा था। मैंने खाया, इधर उधर देखा, फैमिली को कॉल कर ली, बस टाइम पास हो गया जैसे कैसे। थोड़ा मैंने पाठ कर लिया तो चलो मतलब ठीक हो गया था सब कुछ, मेरा टाइम निकल गया था। हाँ, अगर आप 2-3 जाने हो तो ऑब्वियस सी बात है, गप्पे वगैरह मार कर आप निकल सकते हो। मैं अकेली थी और वहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं था, कोई भी। गाइस, दोहा के बाद मुझे कोई इंडियन नहीं मिला, पंजाबी तो दूर की बात, या मेरी कम्युनिटी का बंदा तो कोई भी दूर की बात थी। दोहा से सॉरी ग्रीस से फिर मैं गई डायरेक्ट बेलग्रेड मतलब सर्बिया में, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेरी फ्लाइट टाइम था वो बिल्कुल सिर्फ 1 घंटा 35 मिनट का था, बहुत ही नियर बाय था गाइज। तो वहाँ पे मैं बैठी, तो बेलग्रेड उतर गई। तो बेलग्रेड जैसे ही मैं उतरी, वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन काफ़ी लंबी थी इमिग्रेंट्स की चेक करने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बस मेरे से पूछा कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मैंने उनको बोल दिया कि कनाडा मुझे जाना है। तो बोला ओके। तो पासपोर्ट मांगा एंड कोरोना की रिपोर्ट है वो मांगी। तो वो देखा और मुझे एक स्टैंप लगाई एंट्री की, तो मुझे भेज दिया। उसके बाद बस मेरी कैब जो थी वो आ चुकी थी, होटल वालों ने मेरी कैब ऑलरेडी बुक कर रखी थी। मैंने उनको बोला था कि वो मैं उस बंदे को कैसे पहचानूंगी। तो उन्होंने मेरे एक नाम की प्लेट वो लेकर खड़ा हुआ था, मेरे नेम की प्लेट लेकर। मैंने जैसी बार देखा कि वो है, उस बंदे को भी इंग्लिश नहीं आती थी ज़्यादा, तो मैंने इसको हाथ हिला दिया। मैंने बोला कि कमलप्रीत, तो वो आ गया। तो उसने बोला ठीक है। तो सब कुछ कर कर आके वो मुझे सेफली होटल में पहुंचा गया। तो ये था गाइस सर्बिया तक पहुंचने का। यहाँ पे एक चीज़ मैं रह गई हूँ, सॉरी, मेरी एक चीज़ बताने की अभी बता रही हूँ, वो ये है कि मैं आपको दिल्ली का प्रोसेस बताना भूल गई गाइस, सॉरी। जो सबसे मेन था, मैंने ना, जैसे आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, तो ऐसे मैंने किसी की वीडियो देखकर खुद से ही सब कुछ बुक कर लिया था। उसमें क्या हो गया कि जैसे ही मैं दिल्ली में एंटर की एयरपोर्ट पे, और उन्होंने मेरे से पूछा, मेरी फर्स्ट टर्न थी, मैं गई, और जैसे उसने मैं गई, उन्होंने मेरे से बोला कि आप कोविड का टेस्ट जो है वो दे दीजिए, रिपोर्ट अपनी, अपना पासपोर्ट दीजिए, अपनी टिकट दे दीजिए, एंड अपनी इंश्योरेंस दे दीजिए। बाकी चीज़ें तो मैं ठीक है, ओके ओके बोल रही। जब उसने इंश्योरेंस बोला तो मैंने कहा सॉरी। तो उसने बोला कि आपको बेलग्रेड तक जाना है तो आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। मैंने कहा सॉरी, वो तो मेरे पास नहीं है। तो वो बोले कि इसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको ज़रूरी चाहिए इंश्योरेंस। तो मैंने कहा सॉरी, तो कैसे कर सकते हूँ। तो उसने बोला कि जो उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे कि आपको ऐसी वाले इंश्योरेंस चाहिए जिसकी मिनिमम वैल्यू इंडिया के हिसाब से 25 लाख की हो। तो मैं थोड़ा एकदम से, एक तो वैसे प्रेशर में आ गई, मैंने कहा यार इस टाइम पे 25 लाख कहाँ से लाऊं। तो फिर मैंने बोला कि कैसे कैसे अब क्या करूं। तो वो कहता कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, अभी हो जाएगी। तो मेरी फैमिली बाहर वेट कर रही थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा करके हो गया, तो हम लोग 25 लाख कहाँ से लाएंगे, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो उन्होंने बताया कि 25 लाख नहीं फिल करने हमें, वो तो अमाउंट होती है कि वैल्यू कितना रहता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से करवाना है, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ऑनलाइन भी कहाँ से करवाना है। किसी किसी से पूछ रही थी। दिल्ली में सच्ची बहुत गंदा गंदा तो नहीं कह सकती, कि ऐसा था कि कोई हेल्प नहीं करके राजी था, कोई भी वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे। तो मैं पूछ रही हूँ, कोई बोल रहा है कि टाटा से कर लो, पॉलिसी बाजार से, कहीं से भी कर लो, है ना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे बोलती थी कि आप पॉलिसी बाजार पे चेक करो। टाटा पे कुछ नहीं मिला, फिर पॉलिसी बाजार पे देखा, बेलग्रेड की मिल गई, जिसकी जो वैल्यू थी वो थी 34 लाख की। और वो उन्होंने बुक कर दी। उसकी कॉस्ट पड़ी थी सिर्फ 650 रुपीज़ में। मैंने वो जो अपनी ऑनलाइन पॉलिसी थी, इंश्योरेंस थी, वो मैंने करवा ली। ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं उसको गाइज। वो करवा के उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो पीडीएफ डाउनलोड करके भेज दिया, और मैंने वही पीडीएफ जाकर उस बंदे को दिखा दिया कि ये मेरा जो है
क्या बोलते हैं इंश्योरेंस है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ओके। उसके बाद सब कुछ करने के बाद वो बोलता है, उसने जब टिकट्स चेक की मेरी, वो बंदा बोलता है मुझे कि वेयर इज़ द वीज़ा, कि ग्रीस का वीज़ा क्या है आपके पास। तो फिर मैं डर गई। फिर मैं एक चीज़ से कॉन्फिडेंट थी कि मुझे पता था कि मुझे कहीं का वीज़ा नहीं चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ मैं पूरी R&D करके गई थी, बुकिंग करके। तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से उनको बोला कि सर, कि मेरा लेओवर वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 घंटे का है, तो मुझे वीज़ा की नीड नहीं है, क्योंकि वीज़ा सिर्फ़ उन्हीं को चाहिए होता है जब आप किसी एयरपोर्ट के ऊपर 12 घंटे से ऊपर का स्टे है आपका, लेओवर जो है 12 घंटे से ऊपर का है, तब आपको वीज़ा चाहिए होगा, ट्रांजिट वीज़ा किसी भी कंट्री का, अदरवाइज़ आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक एयरपोर्ट पे वीज़ा की और एक कंट्री के वीज़ा की डिफ़रेंस बता रही हूँ। जैसे सर्बिया में किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे मेरा आने तक का किसी एयरपोर्ट पे कोई मेरा 12 घंटे से ज़्यादा लेओवर था, तब मुझे उस जहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, उसका वीज़ा चाहिए होता था ट्रांजिट, लेकिन मुझे किसी वीज़ा की नीड नहीं थी। बस ऐसा ही फिर उसने बोला ठीक है, उसने 1-2 बंदों से और कन्फर्म किया। उन्होंने बोल दिया कि बस आप अपनी आगे की टिकट दिखा दीजिए कि आपने कनाडा के लिए कौन-सी टिकट करवा रखी है, मैंने वो दिखा दी। उसके बिना उन्होंने बोला कि आपकी वहाँ पे ज जितने दिन रहना की होटल बुक किया गया, होटल बुकिंग दिखा दीजिए, तो मैंने वो स्लिप दिखा दी। तो ये करने के बाद मुझे वहीं से दिल्ली से ही जो 3 मेरे क्या बोलते हैं बोर्डिंग पास थे, तीनों के तीनों वहीं मिल गए। दिल्ली टू दोहा, दोहा टू ग्रीस, ग्रीस टू बेलग्रेड, वहीं से मिल गए। तो वो सबसे मेन पार्ट था उसको क्रॉस करने का। जैसे मैंने इसको क्रॉस किया, और सबसे बड़ी बात गाइस ये था कि मुझे ये पता था कि इस एयरलाइन में सिर्फ 25 केजी जो वेट है वही अलाउड था। 25 किलो का एक बैग, 7 केजी का एक बैग जो कैबिन बैग रहता है, उसके बिना बैकपैक, ठीक है। तो मैंने कतर एयरलाइन में कॉल कर दिया था कि अगर मुझे एक्स्ट्रा बाय करना है तो क्या सब कुछ पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि जिस हिसाब से आपका है, मैंने बोला था कि 14-15 होगा, तो इससे ज़्यादा केजी नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको बस 15,000, 14-15,000 का खर्चा होगा, आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो। तो मैंने अपनी पॉकेट में 21,000 रख लिए थे इंडियन करेंसी के, कि मुझे दिल्ली में अंदर जैसे अगर मुझे एक्स्ट्रा बैग लेके जाना है तो मैं पे कर दूंगी। जैसे ही मैंने उनको बताया कि ये मेरा एक्स्ट्रा बैग है, लगेज है, तो उन्होंने उनको वेट किया, वो 18 केजी का था। तो उन्होंने बोला कि 53,000। मैंने कहा सॉरी। देन ही सेड कि 53,000। तो मैंने कहा सॉरी, एंड देन उसने बोला कि $40 पर केजी चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से इतने ज़्यादा पैसे बन रहे थे, तो मुझे लगा था कि ये मनी वेस्ट है, तो इससे बेटर है मैं कोरियर करवा लूँगी। तो देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मेरे उस टाइम पे मेरे पास इतनी अमाउंट भी नहीं थी गाइस, सच बताऊँ, कि मैं एकदम से 50,000 निकलवा के उनको दे देती अपने थोड़े सामान के लिए। तो इससे बेटर था, मैंने सोचा कि अगर नहीं भी आएगा मैं वहाँ से जाके ले लूँगी। और मैं पहले से ये माइंड प्रिपेयर करके चली थी कि मैंने उस जो 25 केजी वाला बैग था ना गाइस, उसमें मैंने अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी थी। उसमें सिर्फ मैंने वो रखी थी कि जिनका मतलब जिससे मेरा हो जाएगा, कि नहीं भी पहुंचेंगी तो मैं देख लूंगी, मैनेज कर लूंगी। तो वो फिर गाइस मुझे बाहर भेजना पड़ा, मैंने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया वो बैग। तो उसके बाद मैं अंदर चली गई। जैसी सिक्योरिटी वगैरह हुई, इमिग्रेशन पे पहुंची। इमिग्रेशन गाइस हिंदी में हुई थी, सीरियसली गाइस हिंदी में इमिग्रेशन की थी उन्होंने। जो वो बंदा बैठा हुआ था, वो मेरे साथ हिंदी में बात कर रहा था लिटरली। उसने जस्ट मेरे से यही पूछा कि आप फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मैंने बोल दिया कि फाइनल सर्बिया, मतलब कनाडा है, कनाडा से जाने पहले मैं सर्बिया रुकूंगी 3 दिन। तो उसने बोला कनाडा का वीज़ा देख लिया। उसने बोला स्टूडेंट वीज़ा है। मैंने कहा यस। तो कोर्स कौन सा है, मैंने वो बता दिया, कॉलेज का नाम बता दिया। उसके बिना गाइस उसने मेरे से पता नहीं अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे, जिसका मुझे लगता है कोई लिंक था नहीं, ऐसी टाइम पास कर रहा था वो मेरे साथ। उसने मेरे से पूछा कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। देन मैंने कहा यस। उसने बोला श्योर। मैंने कहा कनाडा मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कई कंट्रीज़ में गई हूँ। तो उन्होंने बोला कौन कौन सी कंट्री। तो मैंने नाम लिए जहाँ जहाँ पे मैं गई हुई थी, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया वगैरह, और 2-4 कंट्रीज थी, मैं वहाँ पे जा चुकी थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्यों गए थे, कब गए। मैंने कहा सिर्फ मैं घूमने गई थी। उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से गए थे। मैंने बोला कि अमृतसर एयरपोर्ट से गई थी। तो कैसे कैसे सब फ्लाइट्स थी मैंने वो भी बता दी कि क्या, मतलब अमृतसर से डायरेक्ट मलेशिया, मलेशिया टू सिंगापुर, सिंगापुर टू इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से ऐसे करके पूरा है ना। तो फिर बोला कि कब गए थे।
तो मुझे गाइज एग्जैक्ट ना मंथ तो याद था कि क्योंकि उस टाइम पे बर्थडे था मेरे हस्बैंड का, तो मुझे ये तो याद था कि मार्च में गए थे, 22-27 मार्च हमारा 1 वीक का पैकेज था। लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि एग्जैक्ट ईयर कौन सा था, तो मैंने गलती से बोल दिया कि 2018 था, लेकिन उसने बोला कि नहीं 2019 था। मैंने कहा सॉरी कि वो मेरा मैरिज टाइम था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड दैट टाइम कि मुझे याद नहीं था। तो फिर उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बिना उसने बोला कि कितने पासपोर्ट हैं आपके पास। तो गाइज मेरे पास 3 पासपोर्ट थे। तो मैंने बोला कि जो फर्स्ट पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया था, सेकंड पासपोर्ट बनवाया था। सेकंड पासपोर्ट जैसे ही बनवाया था 2-3 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे अपडेटेड बनवाना था जो मेरा पासपोर्ट था जिसपे मैंने अपना वाइफ ऑफ करवाना था। तो 3 पासपोर्ट थे, लेकिन उस 2 पासपोर्ट्स पे कोई स्टैंप नहीं थी, तो वो मैं कैरी भी नहीं किया अपने साथ मैंने, कि इसी वो सफिशिएंट था मेरा जो लेटेस्ट था। तो बस ऐसी सारी चीज़ें करने के बाद उसने मुझे जाने दिया फाइनली। तो टफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे ऐसा कि इररेलेवेंट से क्वेश्चन है, हो सकते हैं उनके लिए रेलेवेंट हो। मुझे लगा था रेलेवेंट क्वेश्चन ऐसे होंगे कि क्यों जा रहे हो थर्ड कंट्री थ्रू, आपकी क्लासेस लग रही हैं एंड ऑल, बट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ एक कोरोना टेस्ट देखा। उसके बाद गाइज जैसे ही मैं दोहा पहुंचती हूँ, दोहा पहुंच के कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट वो आपको एक बोर्डिंग पास देखते हैं, पासपोर्ट देखते हैं, जस्ट बोल देते हैं कि गेट नंबर ए पे चले जाइए। अगली जगह पे मैं गई, उन्होंने फिर बोर्डिंग पास देखा और पासपोर्ट देखा, फिर मुझे बोल दिया कि गेट नंबर 9 पे चले जाइए, ऐसे करके दैट कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ जब मैं सर्बिया में पहुंची तब उन्होंने आकर मेरा जो कोरोना रिपोर्ट थी वो देखी थी। तो रीज़न पूछा था, मैंने बोला कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन कनाडा है, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर मतलब वो मेरी फाइल को एक्सेप्ट किया और मुझे बोला कि आप जा सकते हो। तो ये तक था पूरा प्रोसेस गाइस सर्बिया तक का। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, सिली से सिली क्वेश्चन भी गाइस, आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। कुछ भी आता है आपके माइंड में, आप ये मत कभी सोच के चलो कि यार पता नहीं मैं अकेला हूँ या कैसे हूँ। आप मेरी एग्जांपल ले सकते हो। एक पहली चीज़, हमारी जैसे कंट्री में या हमारे घर में होता है कि यार अकेली लड़की है, कैसे जाएगी, कोई दूर दूर तक साथ नहीं है, है ना। और दूर दूर तक ऐसी कंट्री में जा रही है जिसका कभी नाम नहीं सुना पहले, है ना। तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल अनलेस कि आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ हो, ठीक है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे पता था कि सब कुछ एक नंबर में है, कोई मैं कुछ फ्रॉड या ऐसा कुछ नहीं कर रही, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो फिर आप मुझे, मेरे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये प्रिपेयर करके बोला था कि तेरे माइंड में ना कुछ भी ऐसा वैसा कुछ सिली क्वेश्चन भी आएगा ना, तो पूछ लेना वहाँ से, मतलब ऐसे हेजिटेट मत फील करना कि यार पूछूं कि ना पूछो, कुछ भी माइंड में आए तो पूछ लेना। तो सेम चीज़ गाइज आप सबके लिए कि आपके माइंड में कुछ भी आता है, किसी पैसों को लेकर आता है कि यार कम से कम कितने लगे थे, ऑब्वियस ही बात है इस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि जो हमें सबसे सस्ता पड़े हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। महंगी चीज़ इस टाइम पे हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइज, आई नो। तो आप मुझे किसी भी टाइप का कोई भी मैसेज है मुझे भेज सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, और मैं, मेरे पास बहुत दिन होंगे, 14 दिन का क्वारंटाइन नहीं होगा, तो मैं इजीली आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करती रहूँगी। और आप मुझे अगर डायरेक्ट मैसेज करोगे तो मैं देखूंगी, अपना नंबर भी शेयर कर दूंगी, तो हम लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल भी कर लेंगे। कई बार क्या होता है ना कि व्हाट्सएप पे बातें जो होती हैं क्लियर नहीं होती मैसेजेस में, तो मैं आपके साथ कॉल पे भी बात कर लूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे डायरेक्ट मैसेज करना होगा, तो मैं वहीं पे आपको अपना नंबर शेयर कर सकती हूँ। और जो बेल आइकन है वो दबा लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, बहुत ज़्यादा गाइस, ठीक है। तो ये था मेरा सर्बिया तक का रूट, दिल्ली टू सर्बिया, ठीक है गाइस। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा सर्बिया टू कनाडा, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे टिकट ली, सब कुछ, क्या क्या इमिग्रेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए, सब कुछ। तो गाइज सेकंड पार्ट ज़रूर देखना। अगर कोई अभी सेकंड पार्ट मतलब नहीं मतलब देखा होगा जिसने, तो पहले ये चीज़ ज़रूर देखना कि शुरू से क्या मैंने प्रोसेस किया था, उस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ें जो हैं क्लियर होती जाएंगी। और जैसे मैंने बताया कि मेरा यहाँ पे 3 दिन थे, तो पहले दिन तो मैंने टेस्ट करवा लिया, सॉरी आ गई थी, लेट नाइट पहुँची थी, अराउंड 8:30-9 बजे मैं अपने होटल में रात को। तो आते ही मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद।
मॉर्निंग में उठी, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके ना मैंने नीचे अपनी रिसेप्शन से बोला कि आप मेरा टेस्ट करवा दीजिए बुक कोरोना। तो उन्होंने बोला कि मेरा वीकेंड आ गया है तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है गाइस कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना आप। अगर आप वीकेंड पे यहाँ पे आते हो, वीकेंड में आ रहे हो, तो यहाँ पे जो इनके ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वो वीकेंड पे बंद रहते हैं, तो कोरोना टेस्ट नहीं होना था। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप अपनी जो फ्लाइट है वो रिस्केड्यूल कर लीजिए। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, कहती मंडे से पहले आपका टेस्ट नहीं होगा। मैंने कहा मंडे अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से कुछ एयरपोर्ट की इन्फॉर्मेशन सर्च की, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और बोला कि अपने होटल वालों को बोलो कि इनसे बात करें अपनी लैंग्वेज में और सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो वो गाइस बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि यस, कि वो एयरपोर्ट पे ही टर्मिनल 1 पे आपका जो टेस्ट है वो करते हैं, आप वहाँ पे जाके करवा लीजिए। उन्होंने मेरे लिए कैब भी बुक कर दी। तो गाइस मैंने सोचा था कि मैं 19 को नहीं करवाऊंगी अपना टेस्ट, मैं 20 को करवाऊंगी, और ताकि 21 को मेरी फ्लाइट है, 20 को करवा के ना 72 आवर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो, मतलब उसके बीच बीच में पहुंच जाऊंगी। तो लेकिन जब मुझे टेंशन होगी, मुझे लगा कि मैं बाकी चीज़ें सब बाद में करूंगी, मुझे पहले एयरपोर्ट पे जाकर चेक करना है कि हो भी जाएगा कि मेरा कोरोना टेस्ट के नहीं। तो मैंने टैक्सी बुक की, टैक्सी बुक करने के बाद डायरेक्ट मैं पहुंची। जैसे मैं वहां पे पहुंची, उन्होंने सीधा बताया गाइस ये पोस्ट ऑफिस है, इस रूम फर्स्ट वाले रूम में आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है 9016 RSD, मतलब यहाँ की जो करेंसी है सर्बियन दिनार, वो मैंने पे की है। वहां से एक स्लिप मिलती है और वो स्लिप दिखाकर आप कोरोना टेस्ट करवा सकते हो। तो फिर मैंने बोला कि अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, फिर कल आना पड़ेगा, तो इससे बेटर है मैं आज ही करवा लेती हूँ। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी ऑलमोस्ट 1 बजे दोपहर के। तो मैंने ना फिर भी वेट कर लिया कि चलो मैं 5 बजे तक का वेट करती हूँ, 5 बजे के बाद रिपोर्ट करवाऊंगी, जितने घंटे बचा सकती हूँ बचा लेती हूँ। तो मैं एयरपोर्ट पर बैठी रही, घर पर कॉल कर ली, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर ली, सब कुछ है ना। तो फिर मैंने क्या बोला कि 5 बजे अब करवा लेती हूँ। तो मैंने 5 बजे सैंपल दिया। गाइस मेन चीज़ यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ वहाँ पे एक लड़की मुझे मिल गई थी, उसके साथ भी ऐसा था। मुझे सैंपल देते टाइम काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हुई। तो जब सैंपल लेते हैं नाक से गाइस, हम लोग बहुत टाइम ऐसे पीछे हो जाते हैं, सैंपल जो है अच्छे से आ नहीं जाता। तो उस मेरे से पहले एक लड़की आई हुई थी, उसको दोबारा उन्होंने कॉल करके बुला लिया था, क्योंकि उसका सैंपल सही नहीं आया था, रिपोर्ट सही नहीं आई थी। दोबारा बुलाया, उसका दोबारा सैंपल लिया। तो उसको देखकर मैंने अपना माइंड सेट किया कि भले ही जो मर्जी हो जाए, मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे जो अपना सैंपल है अच्छे से देना है। जैसे ही मेरी टर्न आई, तो उन्होंने बस मुझे मेरा पासपोर्ट लिया और वो रिसिप्ट देखी जहाँ पे मैंने पैसे पे कर रखे थे, और अपनी जो फॉर्मेलिटी थी एक फॉर्म फिल किया। फिल करने के बाद नेक्स्ट काउंटर पे गई। नेक्स्ट काउंटर पे उन्होंने बोला कि अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए यहाँ पे और अपनी जीमेल लिख दीजिए। तो उसके बाद मैंने फिल किया, उन्होंने एक फेक फॉर्म फिल किया, उसको मुझे देकर बोला कि सामने कैबिन है 1 to 6 से, किसी में भी चले जाओ। उन्होंने मुझे 3 में भेज दिया, वो फ्री था। तो उन्होंने बोला जाके सैंपल दे दीजिए। मैं जैसे ही उस सामने गई, उन्होंने मुझे सैंपल लेना शुरू किया। फर्स्ट टाइम लिया वही मैं एकदम मतलब लिया तो मैं पीछे होगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मत करो कि नहीं सैंपल नहीं आएगा। तो फिर मुझे भी डर हो गया। फिर मैं इतना मतलब ना पूरा पेशेंस के साथ ऐसे खड़ी रही कि जो मर्जी हो जाए। आंखों में थोड़ा सा पानी आ गया था गाइस, लेकिन मैं खड़ी रही कि जो मर्जी हो जाए, सैंपल अच्छे से आ जाना चाहिए। तो फिर मैंने जैसे कैसे करके सैंपल दे दिया, और उन्होंने बोला कि 2 घंटे के तक आप अपनी रिपोर्ट जो है कलेक्ट कर लीजिए, बाकी आपको मेल पे भी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे था कि कहाँ मैं दोबारा रिपोर्ट लेने आऊँगी, या मुझे मेल पे भी आ जाएगा, मुझे इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। तो या फिर ऐसा वो भी मेरे माइंड में आ गया था कि हो सकता है मेरा सैंपल सही ना आया हो, तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा, इससे बेटर मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। तो उन्होंने लिखा हुआ था 60 to 120 मिनट्स के अंदर अंदर जो आपका रिजल्ट है वो आ जाता है। तो मैं वहीं बैठी वेट कर रही थी। मुझे 2 लड़के मिल गए थे जो इंडियंस थे, एक पटियाला से था और एक जींद हरियाणा से था। तो वो भी अपने सैंपल का वेट कर रहे थे रिजल्ट का। तो बात हुई, सब कुछ है ना। उसमें से एक ने मॉन्ट्रियल जाना था, एक ने वैंकूवर जाना था और मैंने टोरंटो जाना था। तो हम लोग बात कर रहे थे, और बैठे बैठे उन दोनों की रिपोर्ट आ गई, वो नेगेटिव आए थे। तो फिर हम मेरी वेट कर रहे थे, मेरी रिपोर्ट का। तो मैंने जैसे ही स्क्रॉल डाउन में कर रही थी बार बार अपनी मेल को, विदिन 60 मिनट्स का 1 घंटे के अंदर अंदर जो मेरी रिपोर्ट थी वो आ गई थी, वो नेगेटिव थी। तब मुझे आके सांस में सांस आई कि मेन जिस पर्पज़ के लिए हम लोग सर्बिया आए हैं टेस्ट करवाने के लिए, वो भी नेगेटिव आ गया है। मेरी खुशी
मतलब इतनी ज़्यादा हो गई थी। अब मुझे कनाडा जाने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो नेगेटिव हुई, सबकी नेगेटिव आई हम तीनों की। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। उन्होंने मुझे बता दिया था कि यहाँ पे नियर में कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, दिवाली महल कर कर। तो वहाँ पे मैंने खाना खाया 4 दिन बाद गाइस, क्योंकि मुझे कहीं पे भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, मैं बहुत वीक फील कर रही थी। अगर तो आप अपने साथ कुछ लेके आती हो लाइक, क्योंकि आपको हॉट वाटर हर जगह मिलता है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि जैसे पोहा के पैकेट्स आते हैं, पोहा होता है सिर्फ गर्म पानी के अंदर, उसको आपको मिक्स करके खाना होता है। तो आप वो वाले छोटे छोटे पैकेट्स ज़रूर रख ले गाइस, ताकि आप वो खा सको। एंड कुछ स्नैक्स वगैरह वैसे रख लो, बस लिक्विड नहीं होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वो नहीं रखे थे क्योंकि मैं जल्दबाजी में आ रही थी। तो जो गलतियाँ मैंने की हैं गाइस, वो आप मत करना। और दूसरा, चार्जर की बात बताऊँ, यहाँ पे प्लग्स जो थे, प्लेन में प्लग होते हैं डाटा केबल लगाने के लिए। दोहा तक मैंने अपना फ़ोन वहाँ पे चार्ज कर लिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं सर्बिया में आई थी, सर्बिया में क्या हुआ था, यहाँ पे ना जो प्लग है वो थोड़े हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, ये चीज़ अडेप्टर थोड़े बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आकर ना होटल में पूछा, तो होटल में मिल जाते हैं। उन्होंने अपने टूरिस्ट के लिए रखे होते हैं कि ये वाले प्लग्स मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे फ़ोन के लिए गाइस ये वाला अडेप्टर दे दिया था। ये डेटा केबल तो मेरी ही थी, डाटा केबल तो मैंने ये अपनी ही लगा ली थी। लेकिन ये जो अडेप्टर हैं ये मुझे होटल वालों ने दिए हैं, ताकि मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकूँ, अपना पावर बैकअप जो है चार्ज कर सकूँ। एंड रही बात आपने घर वालों को कैसे बताना है सब कुछ, तो जिस एयरपोर्ट पे मैं पहुंचती थी उसी एयरपोर्ट पे आपका जो वाईफाई था वो लिंक हो जाता है। अब वैसे ही वहाँ पे बैठकर आराम से जितना मर्जी बातें कॉल वॉल कर सकते हो। लेकिन गाइस, जब दिल्ली टू दोहा जाता है, दोहा वाले जो एयरपोर्ट पे है, वहाँ पे कोई व्हाट्सएप कोई ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि वो अरब कंट्री, आपको पता है कि अरब कंट्री में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो आप गूगल डुओ के साथ कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल या मैसेजेस कर सकते हो, या वॉइस मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। वहाँ पे आपकी कॉलिंग नहीं हो सकती दोहा में। तो आप देख सकते हो कि आप गूगल डुओ पे कॉल कर सकते हो, वो ईजी वे है। बाकी तो इन्फॉर्म करना होता है कि हम यहाँ पहुँच गए यहाँ। और दूसरा ये था कि मेरी जो कतर की मेरी ऐप थी, वो मेरे हस्बैंड ने मेरे ने अपने फ़ोन में ओपन कर ली थी। वो मुझे ट्रैक कर रहे थे मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि उनके पास भी स्टेटस जा रहा था कि अराइव्ड हो गई है, चेक इन कर लिया, यहाँ से चेकआउट हो, सब कुछ वहाँ पे पूरा उनको भी घर बैठे जो इन्फॉर्मेशन थी मिल रही थी। तो गाइज़, ये था सर्बिया का रूट। मैं ऐसे बार-बार एंड करने की सोचती हूँ वीडियो में, फिर कोई ना कोई पॉइंट याद आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आप सबके लिए देखने के लिए। तो गाइज़, मुझे लगता है सब हो गया है डन। तो बस, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।